प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है जय किशन मौर्य और आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो में, जिसमें हम भौतिकी के अंतर्गत हमने इलेक्ट्रोस्टैट की शुरुआत की थी, जो कि कक्षा 12 के विषय का टॉपिक है। और हमने उसके अंदर आवेश के उन गुणों की बात की थी जो क्या होते हैं, जो आवेश के स्थिर रहने पर परिलक्षित होते हैं। तो हम उसी की चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत कर रहे थे। तो हम किसकी बात कर रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक, तो हमने इसमें आवेश के बारे में जाना और अच्छी समझ के लिए हम इसके इतिहास पे गए और इतिहास पे हमने थेल्स, गिलबर्ट और फ्रैंकलिन के कामों पर हमने नजर डाली और सारी चीजें समझी। पर अभी भी हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से फॉर्म या डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो हम बहुत और अच्छी समझ के लिए एक आधुनिक सिद्धांत जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैट में क्या रोल प्ले करती है, एक्सक्यूज मी, क्या रोल प्ले करती है उसको समझने जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जैसा कि आप जानते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये थ्योरी इलेक्ट्रॉनों पर आधारित है, या तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उन पर आधारित है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बढ़ना और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर की घटना पर ही ये चीजें होती हैं। जैसे आपको पता है कि जो हमारे एटम्स होते हैं उनमें सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर उसका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, घूर्णन लगाते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर लिए होते हैं, जिसमें हम अगर बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। और प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन्स पर क्या होता है? किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। और इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की जो चार्ज होते हैं वो उनकी काउंटिंग आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात जो एटम पर नेट चार्ज होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। समझ गए आप? तो इतनी बातें हमने समझ ली। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि एटम की कुछ इस तरह की संरचना होती है और हम आगे समझना चाहते हैं। तो आगे हमने अब इसी की बात हम करेंगे, इसी के आधार पर हम समझेंगे। तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, इसको रफ करने के बाद दो एटम्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम अच्छी समझ के लिए हम समझते हैं या एग्जाम्पल्स के लिए हम समझते हैं कि हमारे हाथ में एक डस्टर है और एक मार्कर है और इन दोनों के बीच में हम आवेश के स्थानांतरण को समझना चाहते हैं। तो यह कैसे संभव होता है, ये चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो लेट सपोज इधर हमारे उल्टे हाथ में एक डस्टर है और दाएं हाथ में क्या है? एक मार्कर है। तो हम इधर की ओर किसको? इस मार्कर के मतलब इस डस्टर के एटम्स को बनाते हैं और बाईं ओर मार्कर के एक एटम को बनाते हैं। तो हमने इस तरह की एक संरचना बना दी जो कि हमारे डस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर हम एक दूसरे एटम की बात करते हैं जो हमारे मार्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्टिंग में पता है इसमें भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए अपने मैनर में। तो हमें पता है कि एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल स्टेज में होते हैं, अर्थात इनके अंदर के जो नेट प्रोटॉन्स और नेट इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग होगी वो इक्वल होगी, और ऐसा ही यहाँ भी होगा, यानी स्टार्टिंग में ये दोनों क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। ये पोजीशन हमको मिलती है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का इंटरेक्शन करेंगे, जैसा कि हमें गिलबर्ट ने समझाया था कि जो इलेक्ट्रॉनों में चार्ज होता है वो कैसा आता है? इंटरेक्शन, अर्थात उनके घिसने से आता है। तो हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को ऐसे ऐसे आपस में घिस रहे हैं। घिसने पर क्या होता है? इनमें गर्मी उत्पन्न होगी, हमारी मैकेनिकल एनर्जी इसमें हीट एनर्जी के फॉर्म में जाएगी, और उस हीट एनर्जी के कारण जो कुछ भी संभव, मतलब कि दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हो सकता है यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए या यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाए। तो एक संभावना ये बनती है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, और एक संभावना यह भी बनती है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला आए। ये दोनों चीजें प्रॉब्लमेटिक है, मतलब
प्रोबेबिलिटी बेसिस पे होता है। कब क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि इन दोनों में से कोई एक घटना ही होगी। तो कोई एक घटना होगी। तो लेट सपोज हमने माना कि इसमें हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर और इसमें एंटर कर गया। जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका क्या हुआ, जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो बैलेंस डिसबैलेंस हो गई, और इस पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, या तो लिखें धनावेश आ जाता है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो इस पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। उस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के अंदर क्या हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। और जैसे ही इन पर धनावेश और ऋणावेश आ जाएगा, ये दोनों अपना बेसिक नेचर दिखाना शुरू कर चुके हैं, बेसिक नेचर दिखाना शुरू कर देंगे, जो कि हमें फ्रैंकलिन ने समझा दिया था कि ये दोनों कैसे आवेश हो जाएंगे, विपरीत आवेश हो जाएंगे। और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। अर्थात इनमें इंटरेक्शन के बाद ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। ठीक, तो और समझेंगे यहाँ पे कि क्या मतलब निकला। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या चीजें समझी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या हुआ, चीजों को और अच्छे समझेंगे तो हमें ये समझ में आएगा इस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के परिणाम स्वरूप कि इलेक्ट्रॉनों में यानी किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की कमी, अर्थात किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों को कमी किसको, धनावेश को बयां करती है, और किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश यानी उस एटम के ऋणावेश हो जाने पर बयां करती है। थोड़ा और समझेंगे ध्यान से तो हम ये पाएंगे कि ये दोनों क्या है, ठीक। तो अब समझना चाहेंगे कि हमने क्या सीखा। यहाँ पे हमने सीखा कि एटम्स जो है इनिशियली क्या होते हैं, न्यूट्रल स्टेज में होते हैं, और जब इनमें इंटरेक्शन किया जाता है तो इनमें धनावेश और ऋणावेश आता है। ठीक, ये तो हो गई घटनाएं। अब आउटकम क्या निकलता है इस थ्योरी से, तो आउटकम में ये देखा गया कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों को कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन के किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो एटम के धनावेश होने को बयां करती है, रिप्रेजेंट करती हैं, और किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो एटम के ऋणावेशित होने को बयां करती हैं। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की कमी व अधिकता से संबंधित सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समझ डेवलप करने में बहुत ही कारगर भूमिका निभाता है। तो हमने इसको समझा, आई होप आप भी इसे समझ गए होंगे। तो आगे चलकर हम समझते हैं, और यहीं से हम एक और चीज की बात कर सकते हैं कि थेल्स ने भी बताया था, और गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों से ये बताया था कि जो आवेश आने का कारण है वो क्या है, घर्षण है। तो घर्षण का रोल उस समय वो लोगों ने ठीक से स्पष्ट नहीं किया था गिलबर्ट के बाद। हालांकि फ्रैंकलिन ने थ्योरी तो दे दी थी, उन्होंने बता दिया था कि सजातीय आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन इस घर्षण को उनको भी स्पष्ट करने में असुविधा हुई थी। लेकिन इस मॉडर्न थ्योरी से, आधुनिक थ्योरी से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है, उससे ही समझ में आ गया था कि घर्षण किस तरह से इसमें रोल प्ले करता है। हम समझ सकते हैं कि घर्षण के द्वारा ये क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉनों में, अर्थात जिस भी माध्यम से घर्षण किया जाता है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉनों में ट्रांसफर हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़कर दूसरे एटम में प्रवेश करते हैं। इसी के कारण धनावेश और ऋणावेश विकसित होता है, और ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो इस प्रकार से घर्षण का जो रोल है यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक, अब इसे डिलीट करके आगे की ओर बात करते हैं। आगे और समझेंगे इस विषय में, और अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझेंगे।
तो जो अगली चीज आती है आपके इस विषय के अंतर्गत वो आती है आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण, संरक्षण से क्या समझते हैं हम? किसी चीज को प्रिजर्व करना यानी बचा के रखना। ठीक, भले ही उसकी क्या हो, अलग अलग स्टेट वेरी हो या वो चीजें अपनी परिस्थितियां बदले, लेकिन वो जहां भी रहे कैसा रहे, संरक्षित रहे, जानकारी में रहे या फिर सेफ रहे, इसीलिए संरक्षण कहते हैं। और यहाँ पर संरक्षण किसका होना है? आवेश का संरक्षण होना है। अर्थात आवेश किस तरह से सुरक्षित होता है तो वो हम समझने वाले हैं। तो थ्योरी का जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो क्या है? कहा जाता है कि आवेश को ना तो बनाया, पहले मैं लिख लेता हूं, जा सकता है और ना ही नष्ट किया। अभी मतलब समझेंगे हम कि बनाया और नष्ट किया जाने का क्या मतलब है। और ना ही नष्ट किया जा सकता है बल्कि इसको अर्थात आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट है आवेश के संरक्षण के अकॉर्डिंग, जिसमें क्या कहा गया है? आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बनाना और नष्ट करना, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। इसको समझते हैं। हमने अभी भी क्या समझा है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में कि पहले एटम्स क्या थे? न्यूट्रल थे, यानी उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी? इक्वल थी। संख्या यानी उनकी काउंटिंग क्या थी? इक्वल थी। हमने क्या किया? उसे इंटरेक्शन करवाया, जिससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए और एक में पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर फ्रैंकलिन के सिद्धांत अनुसार उनमें जो है फोर्स लगने लगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने क्या किया, इस विधि में किसी नए इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन की थी। क्या हमने ऐसा किया था? नहीं किया था। लेकिन आवेश आया कहां से? इलेक्ट्रॉनों की वजह से आया। यानी जो आवेश था अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बना था, मतलब इलेक्ट्रॉनों से ही आया था, लेकिन वो आवेश क्या था? पहले से ही बैठा था। हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि उसमें धनात्मक चार्ज भी उपस्थित थे, यानी प्रोटॉन भी उसी में था। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश था वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा था। हमने क्या किया? एनर्जी दी, उसको डिस्टर्ब किया यानी ट्रांसफर किया, यानी अपनी एनर्जी ट्रांसफर की। तो वो आवेश क्या हुआ? एक एटम से निकलकर दूसरे में पहुंच गया, जिससे उनकी क्या हुई? इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो गई। और तब हमें चार्ज देखने को मिला। और उसका इंटरेक्शन चार्ज कैसे देखने को मिला? जब उनमें बल लगने लगा तो हम समझ गए कि उनमें चार्ज आ गया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि उनमें क्या हो सकता है? उनमें बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसको पीट के नष्ट कर देंगे। ऐसे पीटने से उसका चार्ज नहीं जाएगा, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं समाप्त होगी। तो इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ऐसा हो सकता है जैसे कि इस मार्कर और इस डस्टर में चार्ज आ गए हैं, अब ये दोनों आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें काफी समय के लिए ऐसे ही मतलब स्पर्श करा कर छोड़ दें तो हो सकता है कि ये दोनों बाद में क्या करें? अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लें और फिर से इसका जो इसमें गया हुआ इलेक्ट्रॉन अपने वापस एटम में अपने आप आ जाए, तो इन दोनों के बीच फिर से बल लगना समाप्त हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? चार्ज क्या होगा? नष्ट नहीं किया सकता है, बल्कि वो अपना अपनी अवस्था पे। ऐसा करके हमने चार्ज को नष्ट नहीं किया,
बल्कि उसने क्या किया, फिर से अपने यहाँ अपनी जो परिवर्तन है उसको नकार दिया, यानी फिर से अपनी पुरानी स्टेज में आ गया। तो ये चीजें, ये थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन को यानी आवेश को ना तो ही बनाया जा सकता है, यानी अलग से, ऐसा नहीं है कि दाल चावल मिला के हम लोग खिचड़ी बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं किया सकता कि आवेश को हम बना नहीं सकते और ना उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके ही हम अपना काम या आवेश को देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आ जाती है, आ गई होगी बात। और अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो इसके बाद एक और चीज आपके सामने आती है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो है, तो अब हम समझने वाले हैं, आइए इसी कड़ी में हम आवेशों की क्वांटम प्रकृति का क्या तात्पर्य है इसको समझते हैं। तो हमारे पास लिख सकते हैं दो सिचुएशन है जिसमें हमें एक ऊंचाई तक पहुंचना है। ये मिस्टर ए हैं जिनके पास क्या है, एक टास्क गिवन है कि इनको इस सीढ़ी से चलकर यानी इस ढलान से गुजरकर और इस ऊंचाई को प्राप्त करना है। और एक मिस्टर बी है, लेकिन इनके साथ भी टास्क वही है पर सिचुएशन दूसरी है। इनके सामने जो रास्ता दिया गया है वो कुछ इस प्रकार की सीढ़ी नुमा रास्ता दिया गया है और इनको भी क्या करना है, इसी रास्ते से चलकर यहाँ को पहुंचना है। तो अब देखते हैं इन रास्तों में क्या अंतर है, पहले इस बात को समझते हैं। मिस्टर ए का जो रास्ता है वो क्या है, सतत है, अर्थात वो इन रास्तों पर चलते हुए इस रास्ते के किसी भी बिंदु पर रुक सकते हैं और वहां पर रुककर अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। अर्थात एक के पास जो ऑप्शन है वह इन ऊंचाई के बिंदु पर यानी रास्ते पर जाते हुए किसी भी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी भी हाइट को अटेन कर सकते हैं। जबकि बी की बात करेंगे, हम बी की बात करेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, इनका रास्ता कैसा है, सीढ़ी नुमा है। तो ये रास्ते पर चलते हुए किसी भी वैल्यू को अटेन नहीं कर सकते। ये सब स्पेसिफिक वैल्यू यानी डांडे की पहली ऊंचाई, दूसरी ऊंचाई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं ऊंचाई को ही अटेन कर सकते हैं। उन दोनों के बीच की ऊंचाई इनके लिए क्या है, प्रोहिबिटेड है या फॉरबिडन है। तो इन दोनों के रास्तों में ये अंतर हो सकता है। तो इस प्रयोग से हम देखकर बोल सकते हैं कि इसके जो हाइट है यहाँ पे यानी ऊंचाई का क्या हुआ है, क्वांटाइजेशन हुआ है, अर्थात सर्ट स्पेसिफिक वैल्यू ही क्या की जा सकती है, हाइट से अटेन की जा सकती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइट कैसी है, हाइट कॉन्टिन्यूअस है, यानी हम हाइट के किसी भी वैल्यू को भी अटेन कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब कुछ इस प्रकार का तात्पर्य होता है जहां पर हम कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू को ही अटेन कर सकते हैं, उनके बीच की वैल्यू हमारे लिए अटेनेबल नहीं होती या हमारे लिए प्रोहिबिटेड होती है। तो आप समझते हैं चार्ज के संबंध में इसका क्या मतलब है, हमने हाइट के संदर्भ में आपको बता दिया। तो चार्ज के संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज कैसा आता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से ही आता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता अभी के लिए। तो समझते हैं, यानी जो चार्ज पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, यानी आवेश कैसा होगा, वो पूर्णांक गुणक होगा, अर्थात कोई भी पूर्णांक यंग ले लेते हैं। और ई क्या होता है, ई माइनस, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी आवेश जो कि क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं उसको इस रूप में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर किसी आवेश को इस रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तभी ये आवेश एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ऐसा आवेश हमारे नेचर में देखने को नहीं मिलेगा। यानी आवेश कैसा होगा, क्या होगा, आवेश क्वांटाइज्ड होगा। यानी वो आवेश कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, अगर नेगेटिव होना है तो एक इलेक्ट्रॉन का, अगर पॉजिटिव होना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जगह हम प्रोटॉन को समझेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। और समझ सकते हैं
या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा या 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच में आधे इलेक्ट्रॉन का या 1.5 इलेक्ट्रॉन का आवेश स्थिर होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आएंगी तो या फिर ऐसा नहीं होगा या फिर इस तरीके से बनने वाला जो आवेश होगा वो स्टेबल नहीं होगा, अर्थात वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अर्थात जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करने वाला आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉनों का इंटीजर मल्टीपल ही हो सकता है और उसके अलावा और किसी भी प्रकार का आवेश हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस प्रकार के जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है उसे ही हम क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज कहते हैं। इसका मतलब चार्ज की वही वैल्यू अटेन की जा सकती है जो क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अगर हम इसको एसआई में लिखें तो ये होता है, पहली बात तो नेगेटिव होता है प्रकृति में, और वैल्यू में कितना होता है 1.6 10⁻⁻90 कूलॉम। ये क्या होती है, वैल्यू होती है चार्ज की, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है। यानी भी कोई भी चार्ज हमारे नेचर में एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा, यानी इसी में क्या होगा, किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। ठीक है, तो ये नेचर हमें कहलाता है क्वांटम नेचर किसका, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज का। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में सबसे पहले क्या क्या सीखा। हमने आज की वीडियो में जाना कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के आधार पर हमने समझा कि कैसे चार्ज घर्षण के माध्यम से निकलते हैं। जहां पर हमने जाना कि दो चीजों को इंटरेक्ट किया जाता है तो एनर्जी का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन में होता है, इलेक्ट्रॉन एक को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं और उनमें क्या होता है, क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक आ जाता है, आवेश आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं। यही से हमने घर्षण का रोल भी स्पष्ट कर लिया। आगे चलकर हमने आवेश संरक्षण की बात की कि जो आवेश संरक्षण होते हैं, यानी आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश उन्हीं दो चीजों में यानी उसी सिस्टम से ही क्या होगा, प्राप्त होगा और बाद में उसी सिस्टम में विलीन हो जाएगा। उसको बाहर से बनाया नहीं जा सकता या ना उसको एकदम से खत्म किया जा सकता है। और आगे हमने क्वांटम नेचर की बात की और जहां पे हमने क्वांटम वर्ड का मतलब समझा। तो इस वीडियो में आज के लिए पर्याप्त है। हम अगली कक्षा में जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है और उस बल की प्रकृति क्या होती है जो दो स्थिर चार्जों के बीच में रखने पर हमें प्राप्त होती है। तो चलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।